आज के समय हम करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, यानी कि हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तकरीबन 18 से 20 मिनट की क्लास में जो पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे सेकंड चैप्टर को। यहाँ पे देखिए चैप्टर का नाम क्या दिया गया है, आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, ये चैप्टर का नाम दिया गया है, इसे आप लोग देख लीजिए। लेकिन अगर आपको इस चैप्टर का नाम देना है तो जो आप पढ़ते हैं पाषाण काल, ठीक है, ये वही काल है। यहाँ पर बस चैप्टर का नाम चेंज कर दिया गया है, पाषाण काल। पाषाण काल यहाँ देखेंगे आप लोग पढ़ते हैं पाषाण काल। यहाँ देखिए पाषाण काल दिया गया है। पाषाण काल से आप लोग पढ़ेंगे, उसी के 3 पार्ट होते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे देखिए आप लोग जूम कर दे रहे हैं। पहला पॉइंट दिया गया कि आरंभिक जो मानव होते थे वो इधर उधर घूमते क्यों थे। ठीक, आखिर उन्हें घूमने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि उन्हें भोजन की आवश्यकता थी। ठीक है, तो आखेटक थे, मतलब शिकारी थे, और खाद्य संग्रह के लिए यानी भोजन के लिए यहाँ देखिए दिया गया, भोजन का इंतजाम करने के लिए क्या करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, और जहाँ भी उन्हें शिकार मिलता था वहीं पे वो अपना बसेरा बना लेते थे और भोजन को ग्रहण करते थे। ठीक है, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं दिया गया है, तो इसको आप लोग छोड़ देंगे। आप लोग इस मैप को देखिए, इस मैप से ही आपको स्टार्टिंग करनी है। तो आप लोग देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पे इंडेक्स में कई प्रकार के स्थल दिए गए हैं। देखिए पहले इंडेक्स में जो रेड कलर का है उसमें दिया गया है पूरा पाषाण का स्थल, सेकंड में नव पाषाण का स्थल दिया गया है ब्लू कलर का, और थर्ड में दिया गया है जो गोला बना हुआ है ग्रीन कलर का, उसमें महापाषाणिक स्थल दिए गए। नीचे के 2 और हैं, आरंभिक गांव और आधुनिक नगर, तो उनको आपको नहीं देखना है, वो तो आपको पता है आधुनिक नगर कौन से कहाँ पे हैं। तो पहले इसको आप देख लीजिए कि पूरा पाषाण के स्थल और नव पाषाण के स्थल हैं कहाँ पे भारत में, और इसके अन्य क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पे हैं। तो ठीक है फ्रेंड, यहाँ से आप देखेंगे, हम जूम करके दिखा रहे हैं आपको थोड़ा सा। यहाँ देखिए, यहाँ जम्मू कश्मीर में एक प्लेस दिया गया है, तो ये कौन सा प्लेस है आप बताएंगे। ये बुर्ज होम है, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। ये कौन सा स्थल है, तो एक नव पाषाण स्थल है। कौन सा है, पूरा पाषाण का स्थल नहीं है, नव पाषाण का स्थल है। ठीक है, यहाँ देखेंगे मेहरगढ़, ये भी एक नव पाषाण स्थल है, क्योंकि इस इंडेक्स में इसी प्रकार से दिया गया है, आप लोग समझ सकते होंगे शायद। यहाँ चिरान देखिए, ये बिहार में पड़ता है, यह भी एक नव पाषाण स्थल है। ये कई बार बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि बिहार का एकमात्र नव पाषाण स्थल या कौन सा है, तो वो चिरान है, आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट देखिए कोल्डीवा महादहा, और यहाँ पे देखेंगे ये कोल्डीवा और महादहा जो है नव पाषाण स्थल है। वहीं अगर हम भीमबेटका को देखेंगे, यहाँ देखिए भीमबेटका दी गई है मध्य प्रदेश में, तो ये है क्या है, पूरा पाषाणिक स्थल है। ठीक है, यहाँ पे नर्मदा नदी है, कल के सेशन में आपने नदियों को देख ही लिया था। और नीचे चले आइए, यहाँ पे देखिए हुंगसी दिया गया है, हुंगसी ये भी एक पूरा पाषाण स्थल है, और कुन्नुल की गुफाएं ये भी क्या है, पूरा पाषाण के स्थल हैं। यहाँ देखिए पय्यमपल्ली, ये नव पाषाण स्थल है, और यहाँ पे एक स्थल और दिया गया है हल्लूर, ये भी एक नव पाषाण स्थल है। जो ब्रह्मगिरी है वो महापाषाणिक स्थल है, यहाँ पे देखिए दिया गया है ब्रह्मगिरी, वो एक महापाषाणिक स्थल है। ठीक है, तो आप लोग इन सभी को याद रखेंगे। एक नीचे आ जाइए, महापाषाणिक स्थल दिया गया है आदि चंदलूर। ठीक है, एक प्लेस यहाँ पे और दिया गया है दाओजली, दाओजली ये नव पाषाण स्थल है। ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये असम में पड़ता है, आप लोग याद रखेंगे। ये त्रिपुरा के पास दिया गया है, असम में, मतलब सीमा से सटा हुआ है, असम में पड़ेगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखते हैं आज का सेशन जो हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए आप लोग एक शैल चित्र दिया गया है, आपको यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, इसमें कोई खास मतलब वो नहीं है, बट क्या है, आप इमेज को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना किसी कलर के एक ऐसा इमेज बनाया गया है जिसको देख के आप ऐसे ही बता देंगे कि इमेज किस प्रकार का बना हुआ है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे, आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिए थोड़ा सा, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश एवं दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। ठीक है, इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी हिरन का कोई इंसान पीछा करते हुए जा रहा है। तो आइए नेक्स्ट, यहाँ पे और चीज़ एक पॉइंट दिया गया है भीमबेटका की गुफाओं के बारे में, वो भी देख लीजिए आप लोग। थोड़ा सा जूम कर दिए हैं हम, देखिए इसको क्या दिया गया है यहाँ पे, भीमबेटका। ठीक है, यह आधुनिक मध्य प्रदेश में, भीमबेटका कहाँ पे है, ये कई बार वनडे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप लोग बताएंगे आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इसके आगे देखिए, इस पूरा स्थल पर गुफाएं कंदराएं मिली हैं, मतलब गुफाएं मिली हैं कई सारी। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, ठीक है, बारिश धूप हवाओं से राहत मिलती थी, और ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास में है। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा सिविल एग्जाम में, तो इसी प्रकार की पूछेगा, भीमबेटका की गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। तो अब कई सारे नीचे दिए जाएंगे कि यहाँ से कई सारे चित्रकला और शैल चित्रकला के वो मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, तो आपको बताना होगा हाँ मिले हैं। ये गुफाएं क्या हैं, पूरा स्थल के रूप में जानी जाती हैं, तो उसको भी आप करेक्ट ही करेंगे। नेक्स्ट दिया गया है नीचे कि ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास में हैं। यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है, इसको आप स्किप मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट ना समझते हुए। तो ये गुफाएं कहाँ हैं, नर्मदा घाटी के पास में है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आइए, इसमें अब कुछ नहीं दिया गया है कि क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने किस जगह को चुनी होगी। इस प्रकार का आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं है। आइए देखते हैं नीचे क्या दिए। देखिए कोई शैल है या गुफाएं हैं, बड़ा सा पर्वत है। अब इस स्थल को देखिए, पूरा स्थल है, एक शब्दावली है कि पूरा स्थल। ठीक है, इसको हमने शायद कल कवर भी किया था, बट देख लीजिए कि पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ दिए। ठीक है,
अभी एक बहुत अच्छा सा पॉइंट है कि ये ज़मीन के ऊपर, अंदर तथा कभी कभी समुद्र के नीचे भी पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपसे सिविल एग्जाम में अगर पूछेगा क्वेश्चन तो पूछ सकता है कि ये पूरा स्थल जो है वो समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि समुद्र के अंदर पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, पाए जाते हैं, ठीक है। पहले समुद्र नहीं रहा होगा, बाद में पानी भर गया, वहाँ से नदियाँ बहने लगी होंगी तो वो पानी हो गया। आगे देखिए, इन स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम। आगे का जो हमारा पॉइंट आया हुआ है यहाँ पे, आग की खोज। आग की खोज कैसे हुई आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, कुरनूल की गुफाएं ढूंढो। कुरनूल की गुफाएं कहाँ हैं, अभी अभी आपने देखी हैं मैप में, आप एक बार और देख लीजिए। ये रही कुरनूल की गुफाएं, एक पूरा पाषाण का स्थल है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप सभी, कुरनूल की गुफाएं यहाँ दी गई हैं। ये क्या है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है और एक पूरा पाषाण काल का स्थल है, ठीक है। कुरनूल की गुफाएं क्या है, पूरा पाषाण कालीन स्थल है जो आंध्र प्रदेश में मिलती हैं। आइए देखते हैं नीचे इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है। अब कुरनूल की गुफाओं के संबंध में यहाँ बहुत कुछ दिया गया है, आप लोग पढ़ेंगे। आपका मेन हेडिंग जो है वो है आग की खोज, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ राख के अवशेष मिले। कुरनूल की गुफाएं जो हैं उनके संबंध में आपसे जानकारी यूपीएससी में पूछी जा सकती है सिविल एग्जाम में। यहाँ से क्या हुए हैं, राख के अवशेष मिले हैं, तो बिल्कुल सही है, यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, मतलब पूरा पाषाण काल में ही लोगों ने आग जलाना सीख लिया था, तभी तो राख के अवशेष मिले हैं। अब देखिए फ्रेंड, एक बात आप लोग याद रखेंगे, इतिहास क्या होता है, संभावनाओं पर आधारित होता है। मतलब हम बहुत कुछ संभावनाएं मान लेते हैं जब हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि किसी ने नहीं देखा उस समय में क्या था क्या नहीं था, तो हम संभावनाएं ऐसा मान कर चलते हैं कि मान लीजिए हमें अगर राख मिला है तो कहीं ना कहीं उस काल में लोगों ने आग जलाना सीख लिया था, ठीक है। आगे देखिए, आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए होगा लिखा हुआ है, इसका मतलब हम सोच रहे हैं कैसा होता होगा। जैसे प्रकाश के लिए भी लोग आग जलाते होंगे क्योंकि अंधेरा रहता होगा, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी आग का प्रयोग करते होंगे। आगे देखेंगे हम। आगे कुछ तिथियां दी गई हैं, तिथियों का मतलब है कुछ डेट्स दिए गए हैं, आप इनको देख लीजिए कि हम पूरा पाषाण स्थल कैसे कहते हैं या फिर नव पाषाण स्थल किनको कहते हैं। ये थोड़ा जूम नहीं कर सकते इससे ज़्यादा हम, क्योंकि दिखेगा नहीं आपको। यहाँ पे देखिए आप सभी, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने बड़े बड़े नाम रखे हैं, ठीक है। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में पुरातत्वविदों ने बड़े बड़े नाम रखे हैं। कौन से नाम रखे हैं, आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। मतलब जो काल स्टार्टिंग में था उसको हम क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल। अब आगे देखेंगे, यहाँ दो शब्दों, पूरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। जो पूरा पाषाण है वो किससे बना है, पूरा यानी कि प्राचीन, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी ये दो शब्दों से बना है। आगे देखेंगे, यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। मतलब यह बताता है पूरा पाषाण काल का मतलब क्या होता है, पाषाण का मतलब पत्थर होता है और पूरा का मतलब प्राचीन होता है। प्राचीन काल में जो पत्थरों का समय रहा, पत्थरों का काल रहा, उसी को हम कहते हैं पूरा पाषाण काल। और वहाँ से प्राचीन औजार जो मिले हैं वो पत्थर के ही मिले हैं। आगे देखेंगे, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी आप लोग याद रखेंगे डेट को। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य तथा उत्तर पूरा पाषाण काल। आप समझ सकते हैं पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल और फिर उत्तर पूरा पाषाण काल। यहाँ मानव इतिहास का लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। तो आगे देखेंगे फ्रेंड आप लोग, जिस काल से हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथिक काल यानी कि मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका मतलब है ऐसा समय जब पर्यावरणीय बदलाव होता है, यानी पूरा पाषाण काल के बाद कुछ परिवर्तन आता है, तो उस परिवर्तन के बाद का जो समय होता है वो होता है मेसोलिथिक पीरियड यानी कि मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट देखेंगे, इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से होकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। आप समझ सकते हैं यहाँ 20 लाख वर्ष दिया गया था। आप अगर ऊपर देख पा रहे हो तो जो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है वो 20 लाख से 12,000 साल पहले तक दिया गया था। और वही काल नीचे क्या दिया गया है, जो मध्य पाषाण काल का है वो 12,000 से शुरू होकर 10,000 साल तक माना जाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे आप लोग, इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इसलिए माइक्रोलिथिक यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। मतलब इस काल के जो औजार थे वो काफ़ी छोटे छोटे होते थे, इसलिए इसको हम माइक्रोलिथिक या फिर लघु पाषाण काल भी कहते हैं। आगे देखिए फ्रेंड, प्रायः इन औजारों में हड्डियों तथा लकड़ियों में मुट्ठे लगे हंसिए आरी औजार मिलते रहे हैं। मतलब जो मध्य पाषाण यानी मेसोलिथिक काल के औजार थे उनमें क्या लगे थे, जो आजकल हंसिए में जैसे बेट वगैरह लगा होता है ना पीछे पकड़ने के लिए, आरी होता है, उस प्रकार के औजार मिले हैं। साथ ही इस काल में भी पूरा पाषाण काल के औजार भी पाए जाते रहे हैं, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ देखेंगे आप सभी, नेक्स्ट जो है हमारा वो है नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक पीरियड। अब यहाँ से पढ़िए आप सभी, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होती है, यानी कि जब मध्य पाषाण काल को हम एंडिंग करते हैं, मतलब कुछ और परिवर्तन आता है। 12,000 से 10,000 तक था मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड। उसके बाद जब कुछ परिवर्तन आते हैं जलवायु में तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं नव पाषाण काल, ठीक है। यानी कि 10,000 साल पहले जो शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है वो नव पाषाण काल युग कहा जाता है। नेक्स्ट तो यहाँ पे दिया गया है वो है जलवायु, बदलती जलवायु के बारे में। इसमें कोई खास बात नहीं है बट आप पढ़ लीजिए।
लेवल के हिसाब से है। देखिए क्या दिया गया है कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही थी और या फिर बढ़ भी गई, क्योंकि घास, यहाँ पे देखिए, जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे ऐसे जानवरों की संख्या क्या हुई, बढ़ गई। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वह भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालन पोषण या सोचने लगे, पालन पोषण करने के लिए क्या करने लगे, सोचने लगे कि ऐसे जानवर, क्योंकि हमें इनसे दूध भी मिलता है, मांस भी मिलता है, तो क्यों ना हम इनको पाल लें। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि हमारी इनकी जो होगी वो फसलों पर, और सॉरी फसल तो तब ज़्यादा ये लोग उगाते नहीं थे, धीरे धीरे उगने लगा। लेकिन क्या हुआ कि ये लोग सोचने लगे जो हम खाते हैं पेड़ पौधों से, मतलब फल वगैरह, उस पर निर्भरता भी कम हो जाएगी अगर ये लोग पशुओं को पाल लेंगे। ऐसा सोचने लगे जब जानवर अधिक हो गए तब। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। आप समझ रहे हैं कि क्या दिया गया यहाँ पे, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। 12,000 साल पहले की जलवायु के बारे में बताया गया है, मतलब ये मेसोलिथिक पीरियड की बात कही जा रही है कि यहाँ इस काल में लोग मछली भी खाते थे। तो आप लोग बताएंगे हाँ खाते थे। ठीक है, आगे देखिए, और पशुओं को पालने के बारे में सोचने भी लगे थे। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है। अगली हेडिंग जो दी गई है खेती एवं पशुपालन की शुरुआत के बारे में दी गई है कि कैसे या किस प्रकार से हुई, यहाँ पढ़ेंगे। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू कर दिया। साथ ही वह यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं। ठीक है, मतलब लोग जो थे वो पहले घूमते रहते थे इधर उधर, अब अनाज, कुछ अनाज उनको मिले, वो खाने लगे, तो उन्हें इस बात का अंदाजा होने लगा कि इस प्रकार के अनाज से उन्हें भोजन प्राप्त होता है, तो उनका संग्रहण करने लगे। ठीक है, आगे देखेंगे। और कब पककर तैयार होते हैं, मतलब ये जो अनाज हैं किस मौसम में तैयार होते हैं, इनकी भी नॉलेज उन्हें होने लगी धीरे धीरे। ऐसा करते करते लोग इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा और इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आखिर लोग कृषक बने कैसे, किस प्रकार बन गए, क्योंकि उन्हें अनाजों की धीरे धीरे जानकारी हो गई, इसलिए वे कृषक बन गए। जंगली जानवरों की तुलना में घरेलू यानी कि जो पालतू पशु होते हैं उनके दांत और सींग क्या होते हैं, छोटे होते हैं। यहाँ पे देखिए दो चीज दिया गया है, दांत, सुअर के ये दांत है, ऐसा बताया गया है, ये सुअर के दांत हैं। एक जंगली सुअर का दांत है और एक घरेलू सुअर के दांत है। दोनों में देखिए डिफरेंस कितना है। मतलब जो जंगली सुअर के दांत है या फिर जंगली जानवर के जो दांत होते हैं वो घरेलू पशुओं के अपेक्षा बड़े होते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। ऐसा आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अब आगे देखिए यहाँ क्या दिया गया है। इन दांतों को देखो जो आपने अभी भी देखा, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है आपको बताना है। आगे देखिए, एक नवीन जीवन शैली, मतलब एक नवीन जीवन शैली का विकास कैसे हुआ, मनुष्य धीरे धीरे मॉडर्न कैसे हुआ, यही बताना है नवीन जीवन शैली में कि मनुष्य जो है वो कैसे धीरे धीरे मॉडर्न हो गया। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि उसमें विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। ठीक है, यानी पौधे को अगर विकसित करना है तो कुछ वक्त लगेगा, उसके बाद ही धीरे धीरे फसल उसमें लगेगी। इसमें कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल भी लग सकते हैं, आप सभी को पता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ऐसा मान के, मतलब मान लिया इन लोगों ने कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। रियल क्या था किसी को नहीं पता, बट ऐसा हिस्ट्री में ऐसा ही कंफर्म माना जाता है कि ऐसा ही इन्होंने एक थ्योरी बना ली है कि ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, कि लोगों ने आखिर अस्थायी निवास रहना शुरू कैसे किया, कैसे लोग घुमक्कड़ प्रजाति के थे, मतलब घूमते रहते थे और कैसे अस्थायी रहने लगे। क्योंकि इनके द्वारा जो बोई जाने वाली फसलें थी वो नष्ट हो जाती थी। ये बोकर अगर चले जाते थे तो जब तक घूम कर वापस आते थे तो फसलें किसी न किसी पशुओं द्वारा चर ली जाती थी, तो ये लोग अस्थायी रहने लगे धीरे धीरे। आगे देखिए, बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से कार्य इसमें शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था, मतलब ये लोग धीरे धीरे अस्थायी निवास करने लगे। आगे देखेंगे, अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों ने इसके भंडारण की बात सोचनी शुरू कर दी। मतलब बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोदा। इसका मतलब क्या है कि लोगों ने देखो भंडारण के लिए क्या किया, बड़े बड़े गड्ढे बनाए ताकि आप वो फसलों को रख सके, मतलब अनाज को रख सके, बर्तन बनाए, टोकरियां भी बुनी ताकि उस अनाज को रख सके। अब आगे आइए देखिए क्या है, क्या फैक्ट दिया गया है। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, मतलब जानवर के हमारे प्रॉफिट क्या है वही यहाँ पे बताया गया कि हम किस प्रकार से जानवरों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया है आइए इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती रहती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती ही रहेगी, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है फ्रेंड, यही नहीं, जानवरों से हमें मांस मिलता है। दूसरे शब्दों में बोले तो पशुपालन भोजन के भंडारण का एक अच्छा तरीका है। आगे देखिए फ्रेंड, अस्थायी जीवन की ओर, यहाँ पे एक हेडिंग दी गई है, अस्थायी जीवन की ओर। मनुष्य ने अस्थायी जीवन कैसे जीना शुरू किया, पढ़ेंगे इसको। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां तथा घरों के निशान मिले हैं। वो स्थान कौन से, बुर्ज होम कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए वर्तमान कश्मीर में है। यहाँ से क्या है, लोगों को झोपड़ियों घरों के निशान मिले, साथ ही यहाँ पर लोगों को गड्ढे में रहने के भी स्थान मिले हैं। ठीक है,
अब आगे देखिए, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था, लोग जो गड्ढे में रहते थे उसे क्या कहते थे, गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, गड्ढे में उतरने के लिए। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आगे देखिए, ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर तथा बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। आप समझ गए होंगे, आगे और थोड़ा पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। इनमें से कुछ औजार ऐसे भी हैं जिनमें धार और अधिक पैना करने के लिए पालिश चढ़ाई जाती थी। मतलब जो नवपाषाण युग के औजार हैं उनमें पालिशदार औजार मिले हैं, क्योंकि धार युक्त औजार होते थे। आगे देखेंगे, ओखली और मूसल का भी प्रयोग अनाज को या फिर वनस्पतियों को प्राप्त करने के लिए या पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता है। आप सभी को पता है किया जाता है। आगे देखिए, उसी तरह प्राचीन और मध्य प्रस्तर औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, जो नवपाषाण युग के हों या प्राचीन स्थल के जो हों, वो औजार क्या होते थे, हड्डियों के तथा पत्थरों के बने होते थे। साथ ही लकड़ियों के भी औजार बनाए जाते थे। आइए नीचे देखते हैं क्या दिया गया है। ये देखिए, नवपाषाण युग के कुछ औजार हैं। यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार से धार बनाई गई है इसमें, हाँ, ताकि कुछ किसी को भी काटा जा सके। ये देखिए, ये कुल्हाड़ी की तरह है। नीचे क्या है, नीचे धार बनाई गई है। देखिए नीचे पॉलिश की तरह दिख रहा है कि किसी तरह से पॉलिश लगा हुआ है इसमें। ठीक है, ये आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा। ऊपर क्या है, ये ऊपर का स्थान जो होता था वो हाथ से पकड़ने के लिए होता था, और नीचे का स्थान जो होता था वो धारदार और पॉलिशदार होता था काटने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। और भी नवपाषाण के काल के बारे में यहाँ कुछ बताया गया है, जूम करके देख लेते हैं हम लोग। नवपाषाण युग के स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यानी नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तन मिले हैं कि नहीं मिले हैं, तो मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग, अब यहाँ पे देखिए उपयोग किया गया है कि बर्तनों का उपयोग किन चीज़ों के लिए किया जाता था। तो आप सभी को पता है बर्तन का उपयोग आमतौर पर किस चीज़ के लिए किया जाता था, भंडारण के लिए, वही चावल गेहूँ इन सभी के भंडारण के लिए। अब इसको नहीं पढ़ेंगे, नीचे देखिए। इसके साथ ही अब लोग कपड़े बुनना भी सीख गए थे। मतलब लोग जो थे वो पहले क्या करते थे, जो जानवरों की छाल या खाल वगैरह होती थी, पेड़ों की छाल या पत्तियाँ वगैरह पहन के घूमते थे। पहले तो नंगे ही रहते थे जब आदि मानव की तरह थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कुछ कपड़े वस्त्र वगैरह मतलब पहनना शुरू कर दिए पत्तों के, धीरे धीरे जानवरों को छाल के। और धीरे धीरे जब नवपाषाण युग आता है तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि इस काल में लोगों ने क्या किए, इस काल के साथ साथ लोग कपड़े बुनने भी सीखने लगे। इसके लिए अब कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाते थे। ठीक है, मतलब कपड़े बुनने के लिए वो लोग कपास भी उगाने लगे थे। किस काल में, नवपाषाण काल में। इन सारे फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे कि नवपाषाण काल में कपास की खेती की जाती थी। तो आप लोग बताएंगे हाँ बिल्कुल की जाती थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे यहाँ पे आपके काम का कुछ है नहीं, आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए मेहरगढ़ के बारे में दिया गया है। मेहरगढ़ क्या है, पूरा स्थल भी है। ठीक है, नवपाषाण युग का एक स्थल है। साथ ही इसको आप पढ़ेंगे जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे उसमें भी दिया गया है। तो पहले इसके बारे में जान लीजिए, मेहरगढ़ के बारे में क्या है। मेहरगढ़ के बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। जो यहाँ पे देखिए, पहले इस मैप को देख लीजिए, ये एक घर है। अब इस घर के बारे में आपसे कुछ पूछा भी जाएगा तो आप लोग बताएंगे, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इसको हम साइड में रख देते हैं। चलिए पढ़िए इसको। दिया गया कि मेहरगढ़ ढूंढो। मेहरगढ़ कहाँ ढूंढेंगे, जो मैप है उसमें आपको पता है, अभी अभी हमने बताया कि मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में है। अब इससे संबंधित जितने भी यहाँ पे पॉइंट है बहुत ही अच्छे से हैं, जो सिविल में पूछे जा सकते हैं। या ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मतलब यह बोलन दर्रे के पास में स्थित है। अगर इस प्रकार का फैक्ट आपसे पूछा जाएगा, सिविल में लाइन पूछी जाती है, आप फैक्ट नहीं पूछा जाता, बट इस प्रकार के फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यही आपके थ्योरी में काम आएगा। तो आप लोग बताएंगे हाँ यह ईरान के पास में स्थित है, बोलन दर्रे के पास में, लेकिन है कहाँ, पाकिस्तान में है। आगे पढ़ेंगे, मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं तथा भेड़ बकरी पालना सीखा। मतलब जौ और गेहूं को उपजाना, साथ ही भेड़ और बकरी को पालना सीखा था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। मेहरगढ़ से विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। तो आप लोग बताएंगे बिल्कुल मिली हैं। यहाँ से हिरण, सुअर जैसे जंगली जानवरों, भेड़ बकरियों की हड्डियां मिली हैं। ये सारे बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट दिए गए हैं मेहरगढ़ के बारे में, जो शायद आपको हायर लेवल की किताबों में ना मिले, तो इसलिए एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ती है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे मेहरगढ़ के बारे में। आगे देखिए नीचे क्या दिया गया है। मेहरगढ़, इसके इलाके में चौकोर आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। आप यहाँ पे देख चुके हैं कि घरों के अवशेष किस प्रकार का है। ये घर देखिए चौकोर है और आयताकार में है। अभी पूछेगा आगे आपसे, आप कुछ बताएंगे कि प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। आप देख चुके हैं ऊपर कि इस घर में भी 4 कमरे दिए गए हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। मतलब ये इंसान सोच रहा है कि जो 4 कमरे वाला घर मिला है तो इनमें से कोई ना कोई कमरा क्या होता था, अनाज भंडारण के काम में आता होगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, मृत्यु के बाद भी समानता, मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति प्रेम समान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। मतलब लोग मानते थे कि आत्मा है, आत्मा में लोग विश्वास करते थे। आप लोग बोलेंगे
कि जो मेहरगढ़ के लोग हैं वो आत्मा में विश्वास करते थे या नहीं करते थे, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। बट मेहरगढ़ के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आपसे नीचे लाइन ही दी जाएगी इस प्रकार की, मेहरगढ़ के लोग आत्मा में विश्वास करते थे। अब आपको बताना रहेगा कि ये सही है या गलत है, तो आप बताएंगे सही है कि मेहरगढ़ के लोग आत्मा में विश्वास करते थे। इसलिए नीचे देखिए, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ठीक है, आगे देखिए आप सभी, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा एक इमेज बना हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। ये कब्र है एक जो आपको दिख रही है, ये कब्र है। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। यहाँ पे देखिए, इससे इसको पढ़ लीजिए, जूम कर दिए हम। एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाए जाने के लिए रखा गया होगा। मतलब ऐसा बिलीव किया गया है कि अगर मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका मतलब है कि वो लोग आत्मा में विश्वास करते थे और बकरी को इसलिए दफना दिया गया ताकि जो मरा हुआ इंसान वो ऊपर जाएगा तो वहां पे उसे बकरी खाने को मिलेगी। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ देखिए सभी फ्रेंड, कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं, इनको आप लोग एक बार देख लीजिए, आपके उपयोग या काम में आएंगे। पहला है आकेटक एवं खाद्य संग्राहक। आकेटक और खाद्य संग्राहक मनुष्य क्यों होता था? आप लोगों ने पढ़ा कि मनुष्य आकेटक क्यों था और खाद्य संग्राहक क्यों था? भोजन के लिए था विशेषता। पूरा स्थल आप लोगों ने पढ़ा क्या है? उद्योग स्थल क्या होते हैं? विनिमय मतलब ऐसे स्थान जहाँ लोग विनिमय करते हैं। विनिमय का मतलब है लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है आवासीय स्थल क्या होते हैं? जहाँ लोग निवास करते हैं। आगे देखेंगे तो आप लोगों ने पढ़ भी लिया है कि पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण क्या है, लघु पाषाण क्या है, ये सभी चीज़ों को आप लोगों ने पढ़ लिया है। इस चैप्टर से आपने क्या क्या पढ़ा है वही ये शब्दावलियाँ दी गई हैं। कृषक क्या होते थे, मतलब लोग कृषक क्यों बने, पशुपालक क्यों बन गए लोग, कृषक और पशुपालक क्यों बने, नवपाषाण युग की क्या विशेषताएं थी या वहाँ के लोग कैसे थे, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। और साथ ही आप लोगों ने पढ़ा कि नवपाषाण युग की कब्र जो थी या फिर पाषाण काल की कब्रें किस प्रकार की थी, इसको भी आपने पढ़ लिया है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन में दिया गया है, इन वाक्यों को पूरा करो, आपको पूरा करना है। आकेटक खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे, क्यों रहते थे? ताकि वहाँ पर अच्छे अच्छे मतलब पत्थरों से उपकरण बना सकें और साथ ही उन्हें बरसात या हर मौसम में सुरक्षा प्राप्त हो सके। ठीक है, रह सके। आगे दिया गया है कि घास वाले मैदान का विकास कब हुआ था? तो 12,000 साल पहले हुआ था। सॉरी, 12,000 साल पहले हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे और भी दी गई, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबा समय तक क्यों रहते थे? क्योंकि उनकी फसलें नष्ट हो जाती थी। अगर वो एक स्थान पर ना रहें तो उनकी फसलें नष्ट हो जाती थी, उनमें खरपतवार हो जाते थे या फिर उनमें सिंचाई ना होने की वजह से क्या होती थी, फसलें नष्ट हो जाती थी। इसी प्रकार यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, आप लोग देख लीजिए, देखना है तो पढ़ लीजिए। चलिए पढ़ देते हैं। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया?